बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और बच्चों, हम लोग 12th क्लास का पहला चैप्टर हम लोग अपना पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसको समझ चुके हैं और हम दूसरा चैप्टर आज लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ईमानदारी के साथ। क्लियर है? और अपने सारे सब्जेक्ट को एक बराबर समय दे रहे होंगे। तो आज बच्चों हम लोग दूसरे चैप्टर में, जो आपका सेकंड चैप्टर है, तो उसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपके थ्योरी ऑफ कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता का क्या सिद्धांत है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि अब आखिर में उपभोग क्या होता है और उसका सिद्धांत क्या है और क्या चीजें हैं, या फिर अगर किसी व्यक्ति की आय है वो कितना उपभोग कर सकता है और किन चीजों का करे जिससे उसको ज्यादा आपकी संतुष्टि मिले या फिर ज्यादा चीजें आपकी प्राप्त हो। तो आज हम थ्योरी ऑफ आपका कंज्यूमर में हम आपका यही देखेंगे कि उपभोग का सिद्धांत क्या है और उसको समझने की हम लोग बच्चों क्या करेंगे, आपका कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी कॉपी किताब पेंसिल लेके आप लोग बैठ गए होंगे बच्चों, ताकि जहां भी मैं आपका अंडरलाइन करूं तो आप उसको अंडरलाइन करते चलिए, या मैं किसी शब्द को गोल करता हूं तो आपको ध्यान रखना है कि ये शब्द या फिर ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो हम लोग आपका देखते हैं आपके चैप्टर की तरफ। आइए ध्यान दीजिए। तो बच्चों, जो हमारा सेकंड जो आपका चैप्टर है, अध्याय नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपका उपभोक्ता है उसका जो व्यवहार है, उसका सिद्धांत है, हम लोग इसको देखने की बच्चों क्या करेंगे, आपका कोशिश करेंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिए। तो सभी लोग बड़ी शांति पूर्वक बैठ जाएं और ध्यान से दें, ताकि आपका ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन आपको लग सकता है बच्चों। क्लियर हो गया? क्योंकि अर्थशास्त्र है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक कहानी के रूप में नहीं सुनाई जा सकती। उनको चीजों को हमें अपने दैनिक जीवन से हमें उनको जोड़ना होता है, ताकि हमें व्यवहारिक रूप से वो चीजें आपकी समझ आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस अध्याय में हम एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। ये कह रहा है कि जो हमारा आपका चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। यानी कि जो एक कोई व्यक्ति होगा वो किस प्रकार का उपभोग करता है, हम उसकी प्रॉपर्टी, उसके नेचर को, उसके व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बच्चों? उपभोक्ता को यह निर्णय करना होता है कि वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार से व्यय करे। देखिए, ये कह रहा है जो आपका उपभोक्ता है, यानी कि उपभोक्ता का मतलब बच्चों, जो आपकी कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी चीजें खरीदता है। मान लीजिए राम है, और राम को हम क्या कहेंगे? उपभोक्ता, क्योंकि उसे कुछ अपनी चीजें खरीदनी है। जैसे उसे अब किताब कॉपी पेंसिल खरीदनी हो सकती है, अपने खाने के लिए खाद्यान्न सामग्री उसको खरीदनी पड़ सकती है, या कोई ऐसी अन्य चीजें, चाहे आपकी मेडिकल की हो या फिर उसके अपने शॉपिंग करनी हो, उसे चाहे कपड़े, शूज, आपकी शर्ट खरीदनी हो, पैंट, कुर्ता, पजामा, कुछ भी खरीदनी, वो क्या है? उपभोक्ता है। कि वो किसी चीजों को क्या करेगा, कुछ आपका पैसे देगा और उस पैसे देकर वो कुछ चीजों को खरीदेगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पैसे देकर किसी चीज को खरीद रहा है, प्राप्त कर रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। क्लियर हो गया बच्चों कि उपभोक्ता क्या होता है? और यह निर्णय किसका होगा? जो आपका उपभोक्ता है, यह निर्णय करना होगा कि वह अपनी आय को, जो उसकी आय है, जो उसकी पैसा है, जो उसका इनकम है, वो विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार से व्यय करे। यानी कि उसे जो आपकी अलग अलग आपकी वस्तुएं हैं, उसे किस प्रकार से खर्च करना है। देखिए, अब उसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो उपभोग कर रहा है। राम का एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाने की बच्चों कोशिश कर रहा था, और मैंने उसमें बताया कि राम के ऊपर डिपेंड करेगा, राम के ऊपर ये वो आपका निर्भर करेगा कि जो उसकी आय है या उसके जो उसका पैसा है, उसे किस वस्तु पर अधिक खर्च करना है, किस पर कम करना है, या कौन सी वस्तु खरीदने हैं। इस चीजों का, यानी कि जो भी उसे चयन करना है, ये सब किसको करना है? राम को करना है। क्लियर हो गया बच्चों? यानी कि उसे कुल मिला के यही निर्णय लेना पड़ेगा कि जो उसकी आय है, उसकी आय या फिर उसका व्यय खर्च जो है, वो अपनी आय को किन वस्तुओं पर खर्च कर रहा है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थशास्त्री इसे चुनाव की समस्या कहते हैं। कह रहा है कि जो चीज हम लोग ये देख रहे हैं कि जो आपका व्यक्ति है और व्यक्ति जो उपभोग कर रहा है, जो आपकी चीजों को प्राप्त कर रहा है पैसे के बदले में, और जो विभिन्न वस्तुओं को चुन रहा है, उसे क्या बोलते हैं? चुनाव की समस्या। अगर कोई व्यक्ति
कुछ वस्तुओं को सेलेक्ट कर रहा है या आपका चुन रहा है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्री, चुनाव की समस्या। आज चुनाव का बच्चों आप लोग इलेक्शन वाला मीनिंग मत समझ लेना, बस मुझसे ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि चुनाव का मतलब इलेक्शन वाला मत, चुनाव का मतलब चयन करना। क्लियर हो गया? चयन करना। अब क्या चयन कर रहे हैं आप, यानी कि कौन सी वस्तु आपको चयनित करनी है या कौन सी वस्तु आपको सिलेक्ट करनी है, आप ऐसे समझिए। क्लियर होगी? ये क्या है? उसके लिए समस्या है। और किसके लिए समस्या होगी बच्चों, बताइए? उपभोक्ता के लिए समस्या होगी। क्लियर हो गया? क्योंकि ये चयन किसे करना है? उपभोक्ता को करना है। समझ आया आपको बच्चों इतना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं अब तक? क्लियर हो गया? यानी कि जो उपभोक्ता होगा, यानी कि जो आपकी वस्तु खरीद रहा है, यानी कि जो वस्तु खरीद रहा है, यही निर्णय लेना पड़ेगा उसे कि वो अपनी आय को किन वस्तुओं पर किस प्रकार से व्यय करता है। और यह जो आपके व्यय करने की थ्योरी है, अर्थशास्त्र में से क्या बोलते हैं? चुनाव की समस्या कहते हैं बच्चों। क्लियर हो गई? मैं उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ आया होगा। अतः स्वाभाविक रूप से कोई भी उपभोक्ता वस्तुओं के ऐसे संयोजन को प्राप्त करना चाहेगा जो उसे अधिकतम संतोष प्रदान करता है। देखिए, वो ये कह रहा है कि स्वाभाविक रूप है, मतलब नेचुरल तरीके से आप देखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो कि आप कुछ चीजें खरीदने गए हो तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि पैसे कम दे और चीजें बहुत ज्यादा मिल जाए। होता है क्या नहीं बच्चों? आप बताइए, आपकी यही कोशिश रहती है ना, यार पैसे कम हो, चीजें अच्छा मिल जाए और क्या हो जाए? संतोष, पूरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ भाई, हम जो अपने शर्ट लेके आए हैं बहुत बढ़िया है, बहुत सस्ती मिल गई है और बहुत पसंद है। तो ये क्या हो गया? आपका सेटिस्फेक्शन हो गया, संतुष्टि हो गई आपकी कि बिल्कुल जो हम चीज लाए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। क्लियर हो गया? तो यही चीज हमें देखनी है कि जो स्वाभाविक रूप से कोई भी उपभोक्ता है, यानी कि जो आपकी वस्तु ले रहा है और जो उसको प्राप्त कर रहा है बच्चों, उसे प्राप्त करने में क्या होना चाहिए? अधिकतम संतोष प्रदान होना चाहिए उसको। या कोई ऐसी वस्तु है जो आपको ने खरीदी है, उसको क्या करती है? अधिकतम संतोष प्राप्त करती है। क्लियर होगी बच्चों? ठीक है, यह है सर्वोत्तम सहयोग क्या होगा। अब देखिए, क्या यह सर्वोत्तम सहयोग होगा? यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज खरीदी है और उसको 100% आपका सेटिस्फाई करती है, या कि मान लीजिए आपने शर्ट खरीद ली और आपने जो शर्ट खरीदी है और शर्ट आपको क्या करेगी? 100% आप उससे पूरा सेटिस्फाई है कि हाँ ये बहुत अच्छी है, तो आप क्या कहेंगे इसे? कि ये आपका सहयोग है कि मैं घर से 500 रुपए लेके गया या आपका 200 रुपए लेके गया और जैसी मुझे शर्ट चाहिए थी वो आपका वैसे मिल गई, तो आप इसे क्या कहेंगे? सर्वोत्तम सहयोग होगा क्या ये कहने की आपसे कोशिश कर रहा है, वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा आपका सहयोग होगा। तो बच्चों अब इसको हम आगे देखते हैं कि सहयोग होगा या फिर अधिकतम संतुष्टि की वो सीमा है, या जो उपभोग वस्तु हमने प्राप्त करी है, इसको समझने की बच्चों कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। यह उपभोक्ता की रुचि और वह कितना व्यय कर सकता है। कह रहा है कि बच्चों हमें इसमें क्या देखना है बच्चों? हमें इसमें कुल मिलाकर यह देखना है जो भी आपका उपभोक्ता है, जो उसकी रुचियां हैं, मतलब उसकी इच्छाएं क्या हैं और वह कितना व्यय कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर हमें यह देखना होता है कि जो व्यक्ति आपका उपभोक्ता है, जो आपकी चीजों को लेगा, उसकी रुचि किसकी चीजों में है और वो कितना पैसा आपका व्यय, मतलब कितना खर्च कर सकता है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देखिए, आप हैं, आप किसी दुकान पर गए तो आपकी एक रुचि होगी कि मेरे को शर्ट खरीदनी है, मेरे को पैंट खरीदनी है, मेरे को टाई खरीदनी है, मेरे को कोट खरीदना है, मेरे को शूज खरीदना है। ये आपकी रुचि हो सकती है और आप उस चीजों के लिए कितना पैसा खर्च करेंगे। मान लीजिए आपके पास है 2000 रुपए और आप कहें मेरे को कोट भी खरीदना है, मेरे को पैंट भी खरीदनी है और मेरे को टाई भी खरीदनी है, मेरे को शूज भी खरीदना है। तो अब ये हमें वो आपका देखना पड़ेगा कि हमारी इच्छा कितनी है, हमारी रुचि कितनी है और हमारे पास पैसा कितना है। तो हमें कहीं ना कहीं ये चेक करना पड़ेगा जो आपका उपभोक्ता है उसकी रुचि क्या है और उसका कितना व्यय वो आपका कर सकता है, तभी हमें पता लगेगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो यानी कि किसी भी उपभोक्ता की दो चीजें सबसे अधिक महत्वपूर्ण निकलती हैं, एक उसकी रुचि क्या है और एक वो कितना पैसा व्यय कर सकता है, कितना पैसा वो खर्च कर सकता है, ये हमें देखना होता है। क्लियर हो गया? मैं उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ आया होगा बच्चों। वस्तुओं की कीमतों और उनकी आय पर निर्भर करता है। कह रहा है कि जो वस्तुओं की जो आपकी कीमत है बच्चों तथा उसकी आय पर निर्भर करता है। कह रहा है अब इसकी हम सहयोग की बात कर रहे हैं कि उस सहयोग में क्या हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति, उसकी रुचि क्या है या फिर उन रुचि के लिए वो कितना पैसा खर्च कर रहा है, और साथ में हमें ये भी देखना होगा बच्चों जो आपकी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की कीमत क्या है और उसकी
आय पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा सकता हूँ बहुत छोटे से रूप में बच्चों, पहले इसको आगे हम लोग वो करते हैं खत्म, कि हम क्या देख रहे हैं, उसकी जो आपकी वस्तु की कीमत है तथा उसकी आय पर निर्भर करता है। यह अध्याय उपभोक्ता व्यवहार को समझने वाले दो विभिन्न सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। कह रहा है कि अब जो भी हम लोग आपका सिद्धांत पढ़ेंगे कि आखिर में जो हमारा उपभोक्ता सिद्धांत है उसके लिए हमें दो प्रकार के आपके सिद्धांत दिए गए हैं, हम इसको देखेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर कोई व्यक्ति है और जो आपका व्यक्ति है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आप वस्तु को खरीद रहे हैं उसकी आय पर भी निर्भर करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप छोटा समझिए, आपकी महीने का सैलरी है आपका 10,000 रुपए ए व्यक्ति की, और बी व्यक्ति की सैलरी है आपकी 50,000 रुपए। तो आप देखिए, जिस व्यक्ति की सैलरी 10,000 रुपए वेतन है महीना और एक का 50,000 रुपए, तो आप ये मान सकते हैं स्वाभाविक सी चीज होगी कि वो अपनी आय का जो उसका 50,000 रुपए है वो आय ज्यादा खर्च करेगा। क्लियर हो गया? और जो 10,000 रुपए वाला व्यक्ति होगा वो कम खर्च करेगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसकी आय अच्छी होगी, पूछा ना, उसकी आय पर निर्भर करता है। तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई उपभोक्ता है और अगर उसकी चीज महंगी है तो उसकी, अगर उसको खरीद रहा है तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है, उसकी कहीं ना कहीं आय पर निर्भर कर रहा है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके वेतन ही मात्र आपका 10,000 रुपए प्रति महीना है, तो आप मुझे बताइए वो जब आपकी चीजों को खरीदेगा तो बहुत कम सेलेक्टेड चीजों को खरीदेगा और वो कोशिश करेगा कि उसे अधिकतम चीजें प्राप्त हो जाए उस कम पैसे में। क्लियर हो गया बच्चों? तो हमें यही समझाने की कोशिश करी गई है कि आखिर में हमें उपभोक्ता के उस व्यवहार को पढ़ना है, उस व्यवहार के सिद्धांत को पढ़ना है, जिससे हमें ये पता लगे कि आखिर में अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो उपभोग सिद्धांत है वो किस प्रकार का है। और हमने उसमें कोशिश करी कि उसमें हमने क्या खर्च करा, हमने ये कोशिश करी कि कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ये चाहेगा कि जो भी उससे आपकी चीजें मिले वो अधिकतम संतोष देने वाली हो, यानी कि आपका सेटिस्फेक्शन देने वाली हो। क्लियर हो गया? और अगर कोई चीजें आपको सेटिस्फेक्शन दे जाती हैं तो क्या आप कहेंगे? तो संतोष कहेंगे, संतोष सहयोग कहेंगे आपको कि ये सर्वोत्तम सहयोग संतोष है कि जो हमें मिला है बहुत अच्छा है। तो हमने इसके साथ में स्थिति भी पढ़ी कि ऐसी क्या स्थितियां हो सकती हैं, और उस स्थिति में हमने रुचियां देखी और कोई व्यक्ति कितना व्यय कर सकता है, और जो आपकी वस्तु की कीमत है और उसकी आय है उस पर निर्भर करता है। बच्चों क्लियर है? तो इतना अब तक मैं आपको बता दूं कि हम अब तक यही देख चुके हैं कि इसमें क्या है, जो एक व्यक्तिगत व्यवहार के हम सिद्धांत का जो भोक्ता है उसके व्यवहार का क्या कर रहे हैं हम लोग बच्चों, अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने आपको अब तक पढ़ाया है ये आपको समझ आया होगा बच्चों। क्लियर है? चलिए अब इससे आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दो सिद्धांतों की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है बच्चों? दो सिद्धांतों की। देखिए, एक है प्रारंभिक सचेतन और एक है अभिग्रह। अब देखिए ये दो अपने आप में कठिन शब्द हैं हिंदी के। अब आप देखिए प्रारंभिक सचेतन जो होता है, जो आपका प्राइमरी, जो आपका नोटेशन बोलते हैं इसे, प्राइमरी नोटेशन। सचेतन को क्या बोलते हैं? प्राइमरी नोटेशन। और अभिग्रह को बोलते हैं अजम्पशन। यानी कि अगर आप प्रारंभिक सचेतन को देखेंगे तो आपको समझ आएगा ये किसी चीज को चिन्हित करेगा या संकेत देगा, और अभिग्रह की बात करूं तो ये आपको ये किसी चीज को मान्यता देगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो अब हमें दो सिद्धांत मिले हैं, आपका प्राइमरी आपका नोटेशन और दूसरा क्या मिला हमें? अजम्पशन। तो हमें दो सिद्धांत मिले हैं और इस दो सिद्धांत के अंदर हमें वस्तु जो उपभोग है, उपभोक्ता के व्यवहार को समझने की बच्चों में कोशिश करना है। क्लियर हो गया? तो सभी लोग उन्हें एक बार ध्यान दीजिए, फोकस करिए कि हम लोग दो सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, मैं इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूं क्योंकि जब कोई हमें प्रिंसिपल समझाया जाता है, अगर उसके हमें कोई भी चीज आपकी मिस हो जाए तो फिर वो चीज हमें समझ नहीं आती। क्लियर है? चलिए देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। उपभोक्ता सामान्य रूप से बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करता है। कह रहे कि जो भी कोई व्यक्ति है वो सामान्य रूप से क्या करता है? बहुत सी जो आपकी वस्तुएं उनका उपभोग करता है। देखिए जाहिर सी बात है, आप हैं और आप भी बहुत सारी वस्तुओं का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। जैसे आप पढ़ने के लिए आपको किताब चाहिए, आपको कॉपी चाहिए, आपको पेंसिल चाहिए, आपके स्कूल जाना है तो आपको ड्रेस चाहिए, शूज चाहिए और आपको लंच बॉक्स भी चाहिए। तो ये सब जो आप चीजें प्रयोग करते हैं ये क्या है? बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हो सकती हैं जिनका आप उपभोग कर रहे हैं, आप उनका प्रयोग कर रहे हैं। परंतु सरलीकरण के लिए हम उपभोक्ता की चयन समस्या पर ऐसी स्थिति में विचार करेंगे
जहां केवल दो ही वस्तुएं हो। देखिए, ये कह रहा है कि अगर हमें अपनी चीजों को समझना है, उस समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो उपभोक्ता है, जो उसकी चयन की समस्या है, अगर उसकी स्थिति में हमको विचार करना है तो हम केवल क्या लेंगे, आपकी दो ही वस्तुएं लेंगे। यानी कि कुल मिलाकर हमें यह समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर में हम इस उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए, ताकि आसानी से हमें चीजें आपकी समझ आए, इसलिए हम दो ही वस्तुएं आपकी लेंगे, ताकि हमें क्या हो जाए, जिस चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें बहुत साधारण रूप से हमें क्या हो जाए बच्चों, समझ आ जाए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं फिर थोड़ा सा, आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों। तो इसमें हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए, अब इसमें जो आपका बताया गया, हम देखते हैं, हम दो वस्तुओं को, केला और आम, यानी कि हम अब क्या ले रहे हैं, दो वस्तु ले रहे हैं। एक क्या ले रहे हैं बच्चों, आपका केला और एक आम ले रहे हैं। या आप मानेंगे कि इन्होंने दो वस्तु ली हैं, जिन्हें एक को आम कहा गया है और एक को आपको क्या कहा है, आपको केला कहा गया। दोनों वस्तुओं की मात्रा की कोई भी सम्मिलित राशि को उपभोक्ता मंडल अथवा सापेक्ष बंडल कहते हैं। कह रहे कि जो भी दोनों वस्तु हैं और उन दोनों वस्तु की जो आपकी मात्रा है, उन मात्रा का सम्मिलित रूप है, कोई सम्मिलित रूप, यानी कि जो आपका मिला जुला, यानी कि ऐसे मान लीजिए कुछ आम है, कुछ केले हैं, और उन्हें अगर एक साथ मिला दिया जाए और उस मिला हुई चीज को हम क्या कहेंगे, आपका बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बंडल। क्लियर हो गया? ये समझाने की हमें कोशिश कर रहा है कि जो आपका आम है और आज जो आपका केला है, इन दोनों वस्तुओं की कुछ मात्रा ले ली और कोई भी सम्मिलित राशि का उपभोग करने को हमने क्या बोल दिया, उसको हमने आपको मंडल कह दिया। सामान्यतः हम केले की मात्रा को व्यक्त करने के लिए x परिवृत्त, अब देखिए, जो आपका केला है बच्चों, इसको जो उसकी मात्रा है, जो उसकी यूनिट है, उसको व्यक्त करने के लिए हमने क्या ले लिया, x से हमने उसको क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया कि जो आपके केले हैं या जो आपका केला है वो क्या है, x1 है। क्लियर हो गया? और आम की मात्रा को व्यक्त करने के लिए x2 परिवृत्त का उपयोग करेंगे। यानी कि बच्चों देखिए, आपका केले के लिए x1 और आम के लिए x2 का हमने क्या करा है बच्चों, आपका प्रयोग करा है। क्लियर हो गया? क्या करा है हमने, आपका प्रयोग करा है। ठीक है, ध्यान दीजिए सभी लोग, आप लोग, हमने क्या किया है, इसका प्रयोग किया है। x1 तथा x1 और x2 धनात्मक या शून्य हो सकते हैं। कह रहा है जो आपका x1 है चाहे आपका x2 है, वो क्या है, धनात्मक या शून्य हो सकते हैं। चाहे तो वो आपका धनात्मक हो या शून्य, ये दोनों आपके हो सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। क्लियर हो गया? देखिए, ब्रैकेट में लिखा है बच्चों, आपको देखिए, ये आपको समझना है, कोशिश करनी है। आपको मैथ में चीजें आपको बहुत सी समझ आती होंगी, क्योंकि इकोनॉमी जब आप पढ़ेंगे तो इसमें मैथ के बहुत सारे रूल ऐसे अप्लाई होते हैं, सिंपल, आपको चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा अगर आपको मैथ थोड़ा बेसिक भी आता होगा बच्चों, तो देखिए, इसमें ब्रैकेट में लिखा है x1, x2 का तात्पर्य होगा, यानी कि जो इनका जो आपके लिखा है x1, x2, जो इनका मीनिंग होगा कि केला की, जो आपका केला है उसकी x1 मात्रा तथा आम की x2 मात्रा, ये कह रहा है जो, चाहे अगर इसमें हमने भले ही आपका कोमे के अंदर जो आपका ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर हमने ऐसा लिख दिया हो कि x1, देखिए बच्चों, ऐसा लिखा है x1, x2, ये लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका केला है वो x1 है और जो आपका आम है वो क्या है, x2 है। वही मात्रा को आपका दिखाया गया है। क्लियर बच्चों? क्या नहीं है, कुछ और नहीं है, ये आपको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, हम यही देख रहे थे कि आखिर में x1 और उसके क्या मान है, और ये था। तो बच्चों आगे हम इसमें देखते हैं कि x1 तथा x2 के किसी विशेष मूल्य के लिए x1, x2 हम एक विशेष बंडल प्रदान आपका करती है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप x1, x2 देखेंगे तो जो आपकी वस्तु विशेष है उसका किसी विशेष मूल्य को क्या करती है, हमें आपका प्रदान करती है। यानी कि जो x1, x2 है वो कोई वस्तु है और उस वस्तु का हमें एक विशेष मूल्य आपका देती है। अब हमें एग्जाम्पल के रूप में चीज को आपको समझना है कि जो हमें बंडल दिया होगा संयुक्त रूप से, देखिए उसमें कुछ मात्रा आम की रही होगी बच्चों, कुछ आपकी केले की भी, जो आपका केले हैं उसकी भी रही होगी। जो आपका बंडल है उस बंडल में क्या हो सकता है आपका,
देखिए 5,10 अगर ऐसा लिखा है, क्या लिखा है बच्चों आपका 5,10, इसका मीनिंग समझिए आप लोग, क्या लिखा है 5,10, ये देखिए। तो इसमें केले की 5 इकाई यानी केले की 5 यूनिट, आम की 10 इकाइयां यानी कि आम की 10 इकाइयां, मंडल अगर ऐसे लिखा है 10,5 तो इसमें दिखाएंगे कि जो आपका केला है उसकी 10 यूनिट है और जो आपका आम है उसकी कितनी आपका यूनिट है बच्चों 5। तो यानी कि हमें यही समझाने की कोशिश की गई है कि अगर कोई वस्तु हमने ली है, अगर उसका मान कुल मिला के ब्रैकेट में ऐसा लिखा हो x1, x2 या इसकी जगह a1, b2, तो वो जो हमें बंडल मिलेगा उस बंडल के रूप में हमें कुछ संख्या व्यक्त करके आपका दी होगी। तो वो जाहिर सी बात है या तो वो केले की हो सकती है या फिर वो आम की हो सकती है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग समझने की कोशिश करिए। मैं अगर ऐसे दे दूं बच्चों आपका a1, a2, मैंने 2 चीज ले ली, क्लियर हो गया, और मैंने इसको बोल दिया जो आपका a है ये हो गया बच्चों, क्या हो गया आपका, कुछ भी मान लीजिए आप, सेब मान लीजिए बच्चों, ये क्या हो गया आपका सेब हो गया। और जो आपका a2 है इसको मैंने कह दिया अंगूर, क्या कह दिया बच्चों, अंगूर मैंने इसको बोल दिया, क्लियर हो गया। अब देखिए अगर a1 और a2 और अगर इसका पूरा बंडल अगर मेरे को ऐसे मिल जाए, क्या मिल जाए बच्चों आपको 10, आपके 20 में मिल जाए, तो ये मुझे क्लियर हो जाएगा कि जो a1 है, जो ये वाली यूनिट है, ये किसकी है बच्चों, आपके सेब की है, और ये वाली यूनिट क्या है आपकी बच्चों, हमें अंगूर की है। तो हमें यही बताने की क्या करी गई बच्चों, इसमें कोशिश करी गई है। क्लियर हो गया। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रहेगी, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में चीजें क्या है। तो बच्चों हम कुल मिला के आज हमने ये समझा, जो हमारा उपभोक्ता है, उस उपभोक्ता के पास अगर किसी वस्तु को खरीदना है, उसके किन किन रूपों को हम लोग आपका देख सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो किसी उपभोक्ता के लिए बहुत ज्यादा आपके निर्भर करती हैं, आपका डिपेंड करती हैं, कि आखिर में वो उपभोक्ता किन चीजों को खरीद सकता है। क्लियर हो गया। और साथ में हम उसका आपका 2 सिद्धांत हम लोग आपका पढ़ रहे थे, आपका प्राइमरी आपका नोटेशन और अजम्पशन। हम प्रारंभिक सकेतन और अभिग्रह को समझने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें हमने x1 और x2 को लिया। क्लियर है बच्चों। तो आज के चैप्टर में केवल इतना ही, और बाकी हम लोग शेष आपके कल के इसमें जो हमारा आपका लेक्चर होगा इसको दोबारा एक बार अच्छे समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा, और मुझसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर किसी बच्चे का छूट गया हो तो डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से जाकर इस क्लास को दोबारा पढ़ सकता है। धन्यवाद।